प्रणाम मित्रों, मैं हूं विकास सक्सेना। सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण के यूट्यूब चैनल चैतन्य में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विकास की बात। अगले साल यानी 2024 के मई तक लोकसभा चुनाव हो चुके होंगे और किसकी सरकार बनेगी इसको लेकर तमाम तरह के जोड़ घटाने लगाना शुरू हो गए हैं। राजनीतिक विश्लेषक अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। इस दौरान जो तमाम विपक्षी दल हैं उन्होंने भी एक अपना नया गठबंधन बना लिया है, जिसको उन्होंने नाम दिया है INDIA। इस गठबंधन के बनने के बाद विपक्षी ज़्यादा आक्रामकता के साथ भाजपा का मुकाबला करने की कोशिश करेंगे, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन देश के सबसे बड़े राज्य राजनीतिक दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश में इस गठबंधन की स्थिति क्या होगी, आज के इस अंक में हम लोग इसी पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि उत्तर प्रदेश की राजनीति पर या उत्तर प्रदेश के चुनावी नतीजों पर इसका क्या असर पड़ने जा रहा है। देश के सबसे बड़े जो राज्य है सियासी दृष्टिकोण से वो उत्तर प्रदेश है, क्योंकि यहाँ पर लोकसभा की 80 सीटें हैं। इन 80 में से इस समय जो 19 में लोकसभा चुनाव हुआ था, भारतीय जनता पार्टी ने 64 सीटों पर विजय हासिल की थी। 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीती थी, 10 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी जीते थे और 1 सीट कांग्रेस ने जीती थी। कांग्रेस के जो दूसरे कैंडिडेट थे राहुल गांधी, वो अपनी सीट अमेठी हार गए थे। इससे पहले 2019 के लोकसभा चुनाव में 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 71 और उसके सहयोगी अपना दल ने 2 सीटें जीती थी, यानी कि भाजपा और उसके सहयोगियों के पास 73 सीटें थीं। अब सवाल ये बनता है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें भारतीय जनता पार्टी की इस राज्य में क्या स्थिति रहेगी और विपक्षी दलों की क्या स्थिति रहेगी। तो सबसे पहले तो हम लोग ये देखें कि यहाँ पर गठबंधन की क्या स्थिति रहने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का जो सामने मुकाबला करने वाले होंगे वो 1 दल होगा, 2 दल होंगे या 3 दल होंगे। इसको इस तरीके से समझें कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति तो स्पष्ट हो चुकी है कि कई दल राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल हो चुके हैं, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर हो गए, अपना दल हो गया, बहुत सारे दल उसमें शामिल हैं। लेकिन विपक्षी गठबंधन की क्या स्थिति होगी ये अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। बहुजन समाज पार्टी की जो नेत्री हैं मायावती, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वो किसी के साथ भी गठबंधन करने नहीं जा रही हैं। अब ये वो स्पष्ट कर देती हैं या वो इस बात को ना भी कहती, विपक्षी खेमा उनको पता नहीं क्यों अपने साथ लेने को तैयार नहीं है। विपक्षी गठबंधन की जो बैठकें हुई हैं उनमें मायावती नहीं गई, यानी कि ये साफ है कि वो विपक्षी गठबंधन जो बना है उसका हिस्सा होने नहीं जा रही हैं। यानी एक बात स्पष्ट है कि कम से कम मायावती एक तीसरा दल होंगी। एक सामने आ रहा है समाजवादी पार्टी। अब समाजवादी पार्टी कांग्रेस से कम उत्तर प्रदेश में गठबंधन करने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसने साफ कर दिया कि वो केवल छोटे दलों से गठबंधन करेगी। अब बहरहाल वो छोटे दल भी उससे छिटकते जा रहे हैं। तो अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में गठबंधन नहीं होता है उत्तर प्रदेश में, तो ये 2 और हो जाएंगे, यानी कुल मिलाकर के मुकाबला जो है चतुष्कोणीय वाली स्थिति में आ जाएगा कि कांग्रेस अलग, समाजवादी पार्टी अलग, बसपा अलग और भारतीय जनता पार्टी अलग। राष्ट्रीय लोक दल के जो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अच्छा प्रभाव रखते हैं जयंत चौधरी, ये कौन से दल के साथ जाएंगे? जो नज़दीकियां इनकी विधानसभा चुनाव में 2022 के अखिलेश यादव के साथ बढ़ी थी, वो नज़दीकियां अब दिखाई नहीं दे रही हैं, बल्कि हल्की सी तलखी भी दिखाई दे रही है इनके संबंधों में। खुद जयंत चौधरी ये कह चुके हैं कि कांग्रेस से गठबंधन करना लोकसभा चुनाव में बेहतर है। ऐसी हालत में जयंत चौधरी कांग्रेस के साथ जाएंगे, समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे, या फिर वो इन दोनों को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ हो जाएंगे। लेकिन वो किसी भी खेमे में जाएं, ये उनका राजनीतिक स्थिति तय करेगी। लेकिन इससे कम से कम ये 4 चतुष्कोणीय जो मुकाबला हो रहा है उसकी संभावना कम होती हुई नहीं दिख रही है, तब तक जब तक कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस आपस में गठबंधन नहीं कर लेते। अब इसके अलावा एक पक्ष और है, ध्यान कीजिए, वो हैं हैदराबाद के असदुद्दीन ओवैसी। अभी जब नगर निकाय के चुनाव हुए तो उनकी पार्टी ने कुछ जगहों पर बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है।
जिसके बाद समाजवादी पार्टी बहुत ज़्यादा परेशान है कि अगर मुस्लिम वोट छिटक करके असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की तरफ चला गया तब तो उनकी बहुत बुरी हालत हो जाएगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव 2022 में उन्होंने अधिकतम मुस्लिम वोटों को हासिल कर लिया था। यानी कहा जाए कि मुसलमानों ने सारी बातों को दरकिनार करके कि उन्हें मंचों पर स्थान नहीं दिया जा रहा है, दूसरी तीसरी पंक्ति में बिठाया जा रहा है मुस्लिम नेताओं को, इसके बावजूद एक मुश्त वोट समाजवादी पार्टी को दिया। लेकिन समाजवादी पार्टी बहुत बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई और भारतीय जनता पार्टी की दोबारा सरकार बन गई। ऐसी हालत में अगर मुस्लिम वोट असदुद्दीन ओवैसी की तरफ सरक जाए, उसका कुछ हिस्सा भी, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। तो ऐसी स्थिति में अगर देखें, और या असदुद्दीन ओवैसी बसपा के साथ या कांग्रेस के साथ तो खैर मुश्किल है, बसपा के साथ कोई गठबंधन बना लें तब चुनाव मैदान में उतरे तो भी जो है स्थिति थोड़ी सी परेशान करने वाली हो सकती है अखिलेश यादव के लिए। तो ये तमाम स्थितियां बन रही हैं। जब 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ था, उससे बेहतर सामाजिक गठबंधन मुझे नहीं लगता कोई हो सकता है। पश्चिम में जाट बहुल इलाके में बहुत अच्छा प्रभाव रखने वाले जयंत चौधरी पूरे उत्तर प्रदेश और साथ में देश के विभिन्न भागों में दलित वोटों पे अच्छी पकड़ रखने वाली, या आज की डेट में कहें आज के भारत में सबसे बड़ी दलित नेत्री मायावती, और उत्तर प्रदेश में यादव और मुस्लिम वोटों पे के खुद को एकमात्र हकदार कहने वाले, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो उनका है, क्योंकि यादवों का बहुत ज़्यादा वोट कई चुनावों में हमने देखा है, एक अच्छा परसेंटेज है जो भाजपा की तरफ जा रहा है। तो वो इन तीनों ने आपस में मिलकर के 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ा था। उसके बावजूद वो सिर्फ और सिर्फ 15 सीटों पर जीत हासिल कर पाए थे। 10 सीटें मायावती जी की और 5 सीटें अखिलेश यादव जी की। यहाँ तक कि अखिलेश यादव के खुद उनके जो चचेरे भाई हैं धर्मेंद्र यादव, वो बदायूं से अपना लोकसभा चुनाव हार गए थे। ये इतनी बुरी गत अखिलेश यादव की हुई थी, समाजवादी पार्टी की हुई थी, और कांग्रेस के उस समय तो अध्यक्ष थे राहुल गांधी, वो भी अमेठी से अपना चुनाव हार गए थे। अब ऐसी हालत में जो 2024 में लोकसभा चुनाव होना जा रहा है, इसमें सामाजिक समीकरण किस प्रकार के होंगे? सपा बसपा अलग हो चुकी हैं, कांग्रेस से समझौते की गुंजाइश कम ही दिखाई दे रही है, जयंत चौधरी भी रूठे रूठे दिखाई दे रहे हैं। इस हालत में अगर वो भाजपा के साथ चले जाते हैं या कांग्रेस के साथ चले जाते हैं तो समाजवादी पार्टी को एक बड़ा नुकसान होगा। तो ऐसी स्थिति में ये समझ लीजिए कि भाजपा ने जो प्रदर्शन पिछले चुनावों में किया है उससे खराब प्रदर्शन वो करने नहीं जा रही, ऐसा लगता है। क्योंकि आप ध्यान कीजिए, कांग्रेस अलग होगी, बसपा अलग होगी, ओवैसी जी अलग होंगे, जयंत चौधरी जी अपना रास्ता देख रहे होंगे कि वो किधर जाना है। तो जो समाजवादी पार्टी ने अधिकतम वोट 2022 के विधानसभा चुनाव में हासिल किया था, उस प्रदर्शन को मुझे नहीं लगता कि वो रिपीट कर पाएंगे। ऐसी हालत में जो यूपी पूरे देश का सबसे बड़ा राज्य है, जहाँ पे 80 सीटें हैं, अगर वहाँ पर भाजपा पहले के मुकाबले मजबूत होती है तो जो विपक्षी दल ये उम्मीद करके चल रहे हैं कि किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की 50 सीटें कम कर दी जाएं, वो राज्य कहाँ से ढूंढ के लाएंगे जहाँ पर वो भाजपा की सीटें कम कर दें। क्योंकि ये जो आज के हालात दिख रहे हैं, इसमें भाजपा सिर्फ बढ़ती हुई नहीं, बहुत बेहतर तरीके से बढ़ती हुई उत्तर प्रदेश में नज़र आ रही है। कानून व्यवस्था का मोर्चे पर जो काम योगी सरकार ने किया है, उससे प्रदेश की जनता काफ़ी प्रसन्न है। मोदी सरकार के खिलाफ भी कोई नाराज़गी यहाँ पर लोगों में दिखाई नहीं दे रही है, और सामाजिक समीकरण भी अगर इसके बाद में अनुकूल हो गए, राजनीतिक समीकरण अनुकूल हो गए, यानी कि अंकगणित भी भाजपा के पक्ष में बन गया, तो इस बात में पूरी संभावना है कि भाजपा अपने पिछले जो प्रदर्शन रहे हैं उसके रिकॉर्ड को एक बार फिर तोड़ करके उसके आगे निकल जाए। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन अवश्य दबाइए। धन्यवाद, प्रणाम।